का इंतजार कर रहा हूँ मैं, ताकि अपन लाइफ को कंटिन्यू अपना स्टार्ट कर सकें। चलो स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, तो चलिए अभी शुरू करते हैं अब अपनी फोटोग्राफी क्लास। मैंने आप सभी के लिए बहुत सारा रिसर्च किया है, तो मैंने नोट्स बना के रखा है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ कॉपी का देख देख के बोलने वाला हूँ। ये मैं डाटा एक जगह कलेक्ट करके रखा हूँ ताकि आपको एक सीरीज में बता सकूं, ताकि कंफ्यूजन कम हो। क्योंकि फोटोग्राफी ऐसे बोलने को तो छोटी सी चीज है, बट आप जब शुरू करते हैं तो उसमें एक एक चीज करके बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। पहले आप बेसिक सीखेंगे, फिर प्रो, फिर और अपना एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एंडलेस है फोटोग्राफी में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैमरा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा कितने कितने टाइप के होते हैं, जैसे मिररलेस और मिररलेस, डीएसएलआर, फुल फ्रेम, क्रॉप सेंसर। सबसे पहले हम इन इन टाइप्स का डिफरेंस समझेंगे। फिर हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, कि आप क्या क्या चीजों को सेट करके, जब आपके हाथ में कैमरा है तो आप क्या क्या चीजें सेट करके आप एक कैमरा को ऑपरेट कर पाएंगे, अपना फोटो और वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक मिस्टेक अभी टाइम में बिगनर लोग या फिर प्रोफेशनल लोग क्या कर रहे हैं, जिनके कारण उनको वो कभी कभी ये होता है कि मिस्टेक उनको पता भी नहीं चलता। मिस्टेक इतनी छोटी होती है, पर वो ओवरऑल में उनके क्रिएटिविटी या फिर फोटोग्राफी लेवल को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है। आप बने रहिए। मैं मिस्टेक वाले पार्ट में, हो सकता है कि आप भी कोई मिस्टेक कभी कैमरा ऑपरेट करते टाइम कर रहे हो। उसके आगे हम देखेंगे कि हाँ अभी टाइम में कौन सा कैमरा और लाइट्स गियर अभी टाइम में बेस्ट है। जहाँ हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अभी दो बजट, जैसे कि अगर आपका बजट 1 लाख से अंदर है या 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, इन दो बजट पे हम बात करेंगे कि इन बजट में अभी आपको बेस्ट कौन से कैमरा मिलने वाले हैं, चाहे वो फुल फ्रेम हो या क्रॉप सेंसर। दोनों के लिए मैंने रिसर्च किया हुआ है, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। तीसरा हम फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि बजट में अभी के टाइम में जब आपको लाइट क्या क्या यूज करना चाहिए। जब हम फोटोग्राफी करते हैं, हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट नीड होता है, जो सबसे ज्यादा नीड हो रहा है, वो हमें होती है लाइट्स की। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने 4 से 5 लाइट लगा के रखे हैं। तो जब भी आप फोटोग्राफी करें, आपको लाइट्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो चलिए मैं उस पार्ट में आपको लाइट्स के बारे में बताऊंगा। और फिर लास्ट में मैं आपको छठवें पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि जो आप अभी के टाइम में क्वेश्चन मेरे को ऑनलाइन देने वाले हैं, वो आपका क्या प्रॉब्लम होने वाला है। भैया वॉइस इनहेंस कीजिए। क्या वॉइस अगर ठीक नहीं आ रहा है क्या? वॉइस ठीक हो गया है भाई? बबलू, वॉइस चेक करना तो एक बार। नहीं, कोई एआई वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वॉइस मेरा ओरिजिनल है। अगर कुछ अभी अगर ठीक आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। ओके ठीक है वॉइस, तो अपन आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दिया कि आज अभी हम इस लाइव वीडियो में कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि है, ओके सॉरी सॉरी, मैं कैमरे पे देख के बोलना चाहिए मेरे को। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम अपने पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जहां हम समझते हैं कि कैमरा के टाइप्स। जैसे कि ये एक डीएसएलआर कैमरा है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं। सबसे पहले आप फिजिकल अपीयरेंस देख लीजिए। ज्यादातर आपको इसके ऑन ऑफ करने का स्विच आपको राइट साइड में यहाँ कहीं आपको मिलेगा। जैसे यहाँ इस कैमरे में मेरे को यहाँ पे है, ये भी एक 200D है, काफी पुराना कैमरा है। आप यहाँ पर से ऑन कर सकते हैं कैमरा को। फिर इसमें फोटो मोड, फोटो और वीडियो मोड दोनों डेडिकेटेड अलग से दिए गए हैं। दोनों आप इससे यूज कर सकते हैं, बट इसमें कहीं न कहीं वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। पर वो भी जिस बजट में ये आता था, और ये लगभग 7 से 8 साल पुराना कैमरा है, उस हिसाब से काफी अच्छा है। तो ये एक डीएसएलआर कैमरा है। इसमें मैं आपको डीएसएलआर का मेन पार्ट बताता हूँ कि ये डीएसएलआर क्यों है। तो मैं इसको बताने के लिए आपको ये लेंस हटाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक आपको मिरर दिख रहा होगा। ये मिरर एक मूविंग पार्ट होता है कैमरे में, जो कि हर डीएसएलआर में होता है। डीएसएलआर में जैसे ही हम फोटो क्लिक करते हैं, ये वाला शटर बटन अपना प्रेस करते हैं, तो इसका शटर ऊपर नीचे होता है और फोटो क्लिक करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसका सेंसर भी।
इसका सेंसर आपको डायरेक्ट विजिबल नहीं होगा, इसका सेंसर आप डायरेक्ट देख नहीं पाएंगे। वहीं अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मिररलेस कैमरा कैसे होता है। जैसे कि ये एक मिररलेस कैमरा है जो कि नई टेक्नोलॉजी है। इसका बॉडी साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि इसमें वैसा मूविंग पार्ट नहीं है, उसमें एक मूविंग मिरर है, इसमें कोई भी मूविंग मिरर नहीं है। जैसे कि मैं आपको इसका सेंसर दिखाता हूँ, चलिए। इसका मैंने ये लेंस हटाया, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डायरेक्ट सेंसर विजिबल होगा। इसमें एक बड़ा सा सेंसर थोड़ा ब्लू या फिर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको डायरेक्ट सेंसर दिखेगा। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। जब हम फोटोज भी क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट ही अपना डिजिटल टाइप में क्लिक कर लेता है, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका बॉडी साइज भी कॉम्पैक्ट होता है। और भी इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि पहला तो ये कि ये डायरेक्ट आपको व्यू फाइंडर और डिजिटल स्क्रीन, इसमें दोनों स्क्रीन ही होती है, जिसमें आपको वही फोटो दिखता है या फिर विजुअल दिखते हैं जो आपके एक्चुअल फोटो और वीडियो में रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा मिररलेस में सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज ये है। दूसरा फायदेमंद चीज आप ये बोल सकते हैं आपको वीडियो पार्ट में होता है, जो कि मिलता है आपको सेंसर में स्टेबलाइजेशन। इसमें जैसे कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमारा हाथ बहुत ज्यादा सेक होता है, जर्क आता है, तो वो जब आप एक मिररलेस यूज करते हैं तो उनमें एक स्टेबलाइजर डला हुआ है, जो कि डीएसएलआर में नहीं डल सकता क्योंकि इसमें सामने मिरर है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वहीं जब मिररलेस में जाते हैं तो इसमें एक स्टेबलाइजर डला है, जिसके आपको फायदे मिल जाते हैं। 50 mm। ठीक है गाइस, मैं सभी चीजें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा भी और कंटिन्यू करते हैं। पहले बेसिक समझ जाते हैं। पहले आप लेंस के टाइप्स मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि 50 mm 85 वो सारे भी आगे है आने वाले हैं, आप बने रहे वीडियो में। तो अभी ये समझ ले आप डीएसएलआर और मिररलेस में डिफरेंस। अब एक और चीज समझते हैं जो कि है फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर। क्रॉप सेंसर बोलने का मतलब होता है सेंसर साइज को डिनोट कर रहा है। आप इन दोनों वर्ड में समझ सकते हैं। फुल फ्रेम मतलब जहाँ पे फ्रेम बड़ा हो, और वहीं क्रॉप सेंसर, क्रॉप है मतलब सेंसर छोटा है। जैसे ये एक क्रॉप सेंसर बॉडी है, इसका मैं अगर आपको सेंसर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका सेंसर का जो साइज है, जूम इन किया जाए, इसका सेंसर का जो साइज है वो छोटा होता है कंपेरेटिवली इसके, जो कि फुल फ्रेम कैमरा है उसमें आपको बड़ा सेंसर मिलता है। मैं अभी आपको इसका भी सेंसर शायद दिखाने वाला हूँ, आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। बट आप ये बेसिकली समझिए कि क्रॉप सेंसर मतलब छोटा सेंसर रहेगा कैमरे का, और इसके फायदे नुकसान भी अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेंसर का साइज देखते हैं। अब आप ये देखिए, इनमें अभी लाइट थोड़ा कम जा रहा है, बट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये फुल फ्रेम कैम बॉडी है, इसका सेंसर का साइज देखिए ये काफी बड़ा है। वहीं पे ये क्रॉप सेंसर बॉडी है, इसमें सेंसर का ओपनिंग ही छोटा है, इसमें सेंसर का साइज ही छोटा है। और वहीं पे ये इसका सेंसर साइज बड़ा होने के कारण हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। पहले इसका सेंसर से लेंस लगा देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे फुल फ्रेम के बारे में। फुल फ्रेम में हमें बहुत सारे फायदा मिलते हैं। सबसे पहला चीज तो इसमें सेंसर का साइज बड़ा है, मतलब बेसिकली जो लाइट आता है वो ट्रीट करने का जो टेक्नोलॉजी है वो साइज ही बड़ा है। तो इसके कारण कैमरा ज्यादा लाइट को रीड कर पाता है, ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर कर पाता है, ज्यादा कलर रीड कर पाता है, ज्यादा बिट रेट का फोटो बनता है। इसलिए अगर ओवरऑल में अगर आपको ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपको एक फुल फ्रेम कैमरे पे जाना होगा। वहीं आप अगर एक क्रॉप सेंसर बॉडी पे जाएंगे तो ये आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा। ये जैसे कि ये तो डीएसएलआर है तो इसलिए थोड़ा चौड़ा है। वहीं जब आप अभी नए वाले मिररलेस पे जाएंगे वो काफी आपको कॉम्पैक्ट और छोटे वो साइज में मिलने वाला है। अगर आप ब्लॉगिंग या फिर ऐसे अपने पर्सनल डेली लाइफ रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट होने वाला है क्रॉप सेंसर बॉडी, क्योंकि उसको आप ज्यादा टाइम तक हैंड शूट भी कर पाएंगे। वहीं ये थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे आपको नीड होंगे ही। तो अगर आप प्रोफेशनली अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप फिर फुल फ्रेम पे जाइए, और अगर आप अपना डेली लाइफ या फिर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप एक क्रॉप सेंसर पे जाइए। चलिए आगे हम देखते हैं। विक्टिम में कुछ मैं आपको और फायदे बताता हूँ, बंद रखना। चलिए अब हम समझ लेते हैं। अभी आप समझ गए हैं कि कैमरा में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फुल फ्रेम, क्रॉप सेंसर, बेसिकली सेंसर के साइज का डिफरेंस होता है। फुल फ्रेम में बहुत सारे फायदे हैं, बट उसका बजट भी थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा ज्यादा रेट में आएगा। वहीं जब आप एक क्रॉप सेंसर बॉडी यूज करते हैं वो आपको कम रेट में मिलता है,
वो ज्यादा हैंड हो आप यूज कर पाओगे, और उसके बहुत सारे कॉम्पैक्ट बॉडी होने के बहुत सारे फायदे उस वहां पे होते हैं। पर आपको प्रोफेशनल लेवल पे वेडिंग शूट करना हो या कुछ भी रिकॉर्ड करना हो, आपको एक फुल फ्रेम कैमरे पे ही जाना होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं लेंस के बारे में। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ लेंस में अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेंस में हम बेसिक समझते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है जूम लेंस जिसमें हम जूम कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ पे, वेरिएबल हमारा प्राइम लेंस, जैसे कि ये एक 85 mm का लेंस है, इसमें हम जूम नहीं कर सकते, ये फिक्स फोकल लेंथ पे होता है। इसको अगर हमें जूम इन या जूम आउट करना हो तो हमें खुद फिजिकली कैमरा बॉडी लेके आगे या पीछे होना पड़ता है, ये इसमें एक प्रॉब्लम होता है। बट इसमें हमें बहुत सारे फायदे हैं प्राइम लेंस के। जैसे कि प्राइम लेंस में सबसे बड़ा फायदा होता है वाइड ओपनिंग ऑफ अपर्चर। अब आपको वाइड ओपनिंग ऑफ अपर्चर समझने के लिए अपर्चर समझना होगा। अपर्चर आप समझ लीजिए कि आपके लेंस में मौजूद जो ओपनिंग है वो होता है अपर्चर। जैसे कि इसमें इसका अपर्चर है 1.8, मतलब ये काफी वाइड ओपन होने वाला है, और जितना वाइड अपर्चर ओपन होगा उतना ही आपके सेंसर पे ज्यादा लाइट आने वाली है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। वहीं जूम लेंस की बात करें, जूम लेंस में उतना वाइड अपर्चर ओपन नहीं हो पाता है। जैसे कि इसमें है आपका 4 to 5.6 अपर्चर, मतलब इसमें बैकग्राउंड आपका कम ब्लर होने वाला है, लाइट भी सेंसर तक कम पहुंचने वाली है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा लाइट भी कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसके कारण शार्पनेस और नॉइज का प्रॉब्लम भी ज्यादा हो सकता है। तो ये बेसिक दो टाइप के लेंस समझिए। और बट लेंस में भी बहुत रेंज के लेंस आते हैं। जैसे कि अगर आप वाइड एंगल पे जाएं तो लेंस का रेंज शुरू हो जाता है 17 mm से लेकर 17 से 40 एक जूम लेंस होता है। अगर वहीं आप टेलीफोटो जूम पे जाएं तो जूम लेंस होता है 200 से 600 800 ऐसे टाइप के आपको जूम लेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं जब आप एक प्राइम लेंस की बात करें तो प्राइम लेंस आपको मिलेगा 24 mm, 50 mm, 35 mm, 85 mm, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है 50 mm। 50 mm जो कि कमेंट में भी किसी ने बताया, जो कि 50 mm का इसलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो कम बजट में आता है। हालांकि उसमें स्टेबलाइजर नहीं होने के कारण उसका बजट थोड़ा सा कम रहता है, बट कम बजट में जब आप फोटोग्राफी सीखते हैं तो आपके लिए पहला लेंस 50 mm ही होता है। चाहे आप क्रॉप सेंसर बॉडी पे जाए या फुल फ्रेम बॉडी पे जाए, 50 mm दोनों के लिए आता है। और सही, और अगर मैं एक्चुअली बोलूँ तो वो वन ऑफ द बेस्ट लेंस है बजट में। आपका जब बजट ज्यादा हो आप एक 85 mm और एक 35 mm पे जरूर इन्वेस्ट करें, जो कि आपके लिए वर्थ इट होगा। चलिए अब समझते हैं हम बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी हमारे कैमरे की सेटिंग्स पे चलते हैं। कैमरे की सेटिंग्स में जब आप कैमरा स्टार्ट करते हैं आपको तीन चीजें मेजरली सेट करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर में तीन चीजें दिख रही हैं। एक दिख रहा है आईएसओ, दूसरा अपर्चर और तीसरा शटर स्पीड। इन तीनों को आप सेट करके अपने कैमरे में लाइट को बैलेंस करते हैं। ये तीनों तीनों लाइट को कैमरे पे कितना आने वाला है, कैमरा कितना रीड करने वाला है, ये सभी चीजें ये तीनों ही डिसाइड करते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक्सपोजर ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं तीनों को सेट करके आप अपने कैमरे का एक्सपोजर सेट करने वाले होते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं इसमें आईएसओ। आईएसओ है हमारा सेंसर की सेंसिटिविटी, मतलब हमारा सेंसर लाइट को कितना रीड करने की कोशिश करने वाला है, ये हम डिसाइड करते हैं आईएसओ से। अगर आईएसओ हमारा 100 है जो कि मिनिमम होता है, इसका मतलब होता है कि सेंसर लाइट को कम रीड करने के लिए एफर्ट करेगा। वहीं अगर हम आईएसओ को बूस्ट करते जाते हैं, आईएसओ को कहीं ले जाते हैं 800 या फिर 1600 या फिर 3200, तो जो सेंसर होता है वो और ज्यादा लाइट को रीड करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे जो कैमरा और इमेज की जो ब्राइटनेस होती है वो बढ़ती जाती है। आप आईएसओ को सिंपली ऐसा समझिए। पर हाँ, आईएसओ बढ़ाने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आप आईएसओ को एक लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे आपके फोटोज और वीडियोस में ग्रेन्स आना शुरू होंगे। जैसे कि अगर आप एक क्रॉप सेंसर बॉडी यूज करते हैं तो आपके फोटो वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा 1600 तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारा ग्रेन आपके फोटोज वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आपको इसको जितना मिनिमम रख सके उतना मिनिमम रख के ट्राई करें। और अब मैं आपको बताता हूँ शटर स्पीड। इसको मैं एक एग्जांपल, मैं इसको आपको दिखा के बताता हूँ। देखिए, जैसे शटर स्पीड है हमारे ये जो मिरर है इसके ऊपर
होने और नीचे होने के बीच में जो सेंसर लाइट से एक्सपोज हो रहा है वो टाइमिंग है हमारा शटर स्पीड, जो कि हमारे कैमरे पे स्टार्ट तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट हम कहीं पर से भी कर सकते हैं, इसको हम 5 सेकंड का भी रख सकते हैं, 10 सेकंड का भी रख सकते हैं, पर हम इसे ज्यादातर हम मोशन फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे ज्यादातर 200 या फिर 100 इन दोनों नंबर के बीच में रखते हैं। 100 से 200 के बीच में रखने पर आपको जो मोशन हो रही है वो सभी चीजें फ्रीज होते हुए दिखती हैं। तो आपको याद रखना है, आपको शटर स्पीड ये शटर के ऊपर और नीचे होने का टाइम है, और आपको शटर स्पीड रखना चाहिए, जनरली आप जब भी फोटोग्राफी करें आपको रखना चाहिए 100 से 200 के बीच में। हाँ, बट वहीं आप अगर एक मूविंग सब्जेक्ट या फिर स्पोर्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको शटर स्पीड और ज्यादा बढ़ा करके आपको शटर स्पीड रखना होगा 800, 1000 या फिर 1200, ऐसे आपको शटर स्पीड बढ़ाते जाना है, क्योंकि जब भी मूविंग सब्जेक्ट होता है तब फिर वो उसको फ्रीज करने के लिए हमारे शटर को जल्दी उसे ऊपर और नीचे होना होता है, तो वो आपको वहां पे बेनिफिट होगा। पर एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आपको शटर स्पीड बढ़ जाएगा आपका सेंसर जो है वो कम टाइम के लिए एक्सपोज होगा, इसका मतलब आपके सेंसर पर कम टाइम के लिए लाइट आने वाली है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जैसे शटर स्पीड को बढ़ा देंगे आपके कैमरे की लाइट कम होती जाएगी। वहीं अब आगे बात करते हैं हम अपर्चर की। अपर्चर जैसे मैंने आपको पहले बताया वो है लेंस में मौजूद ओपनिंग हमारी। तो अपर्चर तो अपर्चर आपको तो जैसे कि ये एक प्राइम लेंस है, इसमें अपर्चर होता है मैक्सिमम अपन 1.8। ये एक जूम लेंस है, इसमें हमारा अपर्चर होता है 5.6। तो अपर्चर आप कोशिश करें कि 5.6 के आसपास, जब आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई इवेंट शूट कर रहे हो तो 5.6 के आसपास कीजिए। पर जब भी आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आपको एक ऐसे प्राइम लेंस का यूज करना चाहिए जिसमें अपर्चर वाइड ओपन हो। जैसे जब भी अपर्चर 1.8, 1.2, 1.4 ऐसा ओपन होगा आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर होने वाला है, आपको फोटोज में ज्यादा डिटेल भी मिलेंगी, जिसका और आपके और आपका बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा ब्लर होने वाला है। और हाँ, अपर्चर वाइड जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके सेंसर तक लाइट आने वाली है, तो आपको यहाँ पे आप अपना आईएसओ भी कम रख पाएंगे। चलिए अब हमारा तीनों कंप्लीट हो गया, शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर। अब हम आगे चलते हैं वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस का बोलने का मतलब है हम जहाँ पे व्हाइट को सही कलर टोन पे दिखा पाए। बेसिकली सभी सिचुएशन में एक कलर टोन होता है, जैसे कि जब आप मॉर्निंग टाइम में देखेंगे आपको एक ब्लूइश टोन कलर इन्वायरमेंट में मिलेगा, जो कि है हमारा, जो कि अगर हम केल्विन में या फिर कैमरे के भाषा में बात करें तो वो हमारा होता है 4000 के आसपास, 2500 से 4000 के बीच में, मतलब वो है एक ब्लू टोन। और वहीं पे जब हम डे लाइट की बात करें तो वहां पे हमारा कलर का टेम्परेचर होता है 52 के आसपास, और वहीं जब हम शाम टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में जहाँ पे हमें वार्म में टोन मिलता है तो वो हमारा टोन बढ़ते जाता है। तो हमें करना ये होता है कि हम जैसा इन्वायरमेंट है उसके अपोजिट जब हम वाइट बैलेंस को सेट करें तो हमें एक बैलेंस्ड फोटो मिलती है। जैसे कि आप ऐसा समझिए, अगर हमारे इन्वायरमेंट पे वार्म टोन ज्यादा है तो हम कैमरे में ब्लू टोन बढ़ा देंगे जिससे हमारा कलर बैलेंस्ड मिल जाए, और वहीं अगर इन्वायरमेंट में ब्लू टोन है तो हम थोड़ा सा वार्म टोन बढ़ा देंगे जिससे हमें फिर से एक बैलेंस्ड कलर फोटो मिले। अगर आप ये चारों चीजें सेट कर लेते हैं, शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर और इसका व्हाइट बैलेंस, अगर आप ये सिर्फ ये चारों चीजें ही सेट करना सीख जाते हैं तो आप बेसिकली एक कैमरा ऑपरेट करने के लायक हो गए हैं, आप आसानी से कोई भी कैमरा चला पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सभी कैमरे में पोजीशन इन सेटिंग्स की अलग अलग होती है, तो वो आपको फाइंड आउट थोड़ा सा, आप जब भी आप कैमरा हाथ में आए आप एक बार ट्राई करके कर सकते हैं, बट ये आसानी से आपको मिलने वाली है, इनमें आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अगले सेशन में हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो आप फोटोग्राफी करते वक्त अक्सर लोग करते हैं, प्रो लोग भी करते हैं और बिगनर लोग भी करते हैं। ये मिस्टेक मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, तो चलिए देखते हैं आप भी क्या इनमें से कोई मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएसओ की। आईएसओ लोग इतना ज्यादा, जैसे ही डार्क एरिया देखते हैं आईएसओ बढ़ाते जाते हैं, पर आपके कैमरे की एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है आईएसओ बढ़ाने की। अगर आपका क्रॉप सेंसर कैमरा है तो आप मैक्सिमम उसमें 1600, उससे ज्यादा आईएसओ आप नहीं जा सकते। 1600 पर भी आपको ग्रेन्स जो है वो विजिबल हो जाती है, पर चलिए आपको अगर मजबूरी है आप मैक्सिमम जाइए 1600। वहीं अगर आपका फुल फ्रेम है तो आप या तो 2000 तक जाइए या फिर 3200 तक जाइए, बट जैसे ही आप उससे ज्यादा करोगे आपका फोटोज यूज करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर आप क्रॉप सेंसर यूज कर रहे हैं तो 1600 से अंदर ही आईएसओ रखें, और एक फुल फ्रेम रख रहे हैं तो भी आपको 3200 से ज्यादा आईएसओ ना जाए।
वरना आपको फोटोज और वीडियो ज्यादा यूजफुल नहीं रह पाएंगे। अगर आपको ज्यादा ही लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक्सटर्नली लाइट सोर्स का यूज कीजिए। हो सकता है आप शटर स्पीड भी आप थोड़ा कम करके लाइट बढ़ा सकते हैं अपने कैमरे की, शटर स्पीड और अपर्चर दोनों का यूज करके। पर उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट में एक्सटर्नली लाइट को बढ़ाइए। जैसे कि अगर आप फोटो कर रहे हैं तो आप एक फ्लैश लाइट का यूज कीजिए इस तरीके से, ये फ्लैश लाइट जो है। और अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस लाइट जैसे पोट्रा लाइट या फिर एलईडी, ऐसे एलईडी पैनल का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके कैमरे में आसानी से माउंट हो जाएगा। इसके पीछे में बैटरी लगा के आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, आईएसओ आप ज्यादा यूज मत कीजिए। दूसरा बात करते हैं हम शटर स्पीड की। शटर स्पीड लोग ये करते हैं कि वो कभी कभी बहुत कम रख लेते हैं, 100 से भी कम रख लेते हैं। बट अब जैसे ही 100 से कम रखोगे, आपका नॉर्मल मोशन, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ या फिर मैं चल रहा हूँ, तो वो चीजें आपको मोशन फोटोज में दिखने लगती है, जिससे हमारी फोटोज की शार्पनेस खराब हो जाती है। इसलिए आप जब भी फोटोग्राफी करें 100 से 200 आप मिनिमम शटर स्पीड रखें ही। और साथ ही जब भी आप फ्लैश लाइट लगाएं, आपको ध्यान रखना है कि आप शटर स्पीड 200 से ज्यादा ना रखें। आप जैसे ही फ्लैश लाइट लगाएंगे, आपका कैमरे में शटर स्पीड अगर 200 से ज्यादा रखते हैं आप फ्लैश लाइट लगा के, तो आपके फोटोज में ब्लैक जो पट्टी है वो स्ट्रेप्स दिखने लग जाती हैं। ये गलती मैंने कई फोटोग्राफर को करते हुए देखा है। वो लोग अपना शटर स्पीड 250 या 300 रखते हैं, और जैसे ही फ्लैश के साथ फोटो लेते हैं, फोटोज में ब्लैक पट्टी कहीं पर भी उनको विजिबल हो सकती है। सो आपको ये मिस्टेक करने से बचना है। साथ ही आपको अगला मैं बता देता हूँ, वीडियोस में क्या होता है कि शटर स्पीड आपको रखना है या तो 50 या फिर 100। आपको कोई भी और दूसरा शटर स्पीड आप मत ट्राई कीजिए। जब अभी अगर आपका स्टार्टिंग है तो ये दोनों आपके लिए इनफ है। इन दोनों के अलावा आपको अपना शटर स्पीड कोई भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारे लाइट्स की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारे यहाँ इंडिया में है 50 हर्ट्ज की। जब आप 50 हर्ट्ज पे लाइट चल रही है और उसी शटर स्पीड पे आप शूट करेंगे, तब आपको किसी प्रकार के फ्लिकर नहीं दिखने वाले अपने फोटोज वीडियोस में। वहीं आप 100 पे भी करेंगे तब भी आपको फोटोज वीडियोस में फ्लिकर नहीं दिखेंगे। बट जैसे ही आप 125 या फिर 80 के आसपास अपना शटर स्पीड करेंगे, आपके फोटोज में फ्लिकर दिखने वाली है। सो आपको ये चीज को सेट करने से बचना है, ये मिस्टेक करने से बचना है। अपना शटर स्पीड हमेशा या तो 50 रखें या फिर 100 रखें वीडियोस में। और जब भी आप फोटो करें, मैं बोलता हूँ अपना शटर स्पीड या तो आप 160 रखें या फिर 200 रखें, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं अपर्चर में। अपर्चर में ज्यादातर मिस्टेक ये होता है कि हो सकता है अब ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो ग्रुप फोटो लेते टाइम भी अपना लेंस का अपर्चर मिनिमम कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे को अगर ये प्राइम लेंस से अगर फोटो लेना है, तो मैं 1.8 पे ग्रुप फोटो नहीं ले सकता। जब मुझे पोर्ट्रेट फोटो करना है, जब मुझे सिंगल पर्सन का फोटो करना है, तभी मैं अपना अपर्चर 1.8 ओपन कर पाऊंगा। बट जैसे ही वहां पे ज्यादा लोग हैं या फिर मैं दो लोग का भी अगर पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को अपर्चर कम से कम 2.2 या फिर उससे ज्यादा रखना पड़ेगा। वरना फिर या तो कोई एक जने डिफोकस हो जाएगा, और अगर ग्रुप फोटो है तो जो जिस पर्सन पे मेरा कैमरा फोकस किया वही बस फोकस में होगा, बाकी लोग डिफोकस दिखने वाले हैं। तो आपको ये एक मिस्टेक करने से बचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे अगले पॉइंट पे, जो कि है कैमरा या लेंस परचेस। अगर आप अभी में कोई भी कैमरा या लेंस परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आपको अपने ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से अपना कैमरा डिसाइड करना है। सो चलिए समझते हैं कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होने वाला है। सो गाइज, सभी के ब्रांड प्रेफरेंस होते हैं, सभी को कोई ना कोई एक ब्रांड पसंद होता है। जैसे कि मेरे को वीडियो करने के लिए सोनी ब्रांड काफी अच्छा लगता है। उसमें वीडियोस काफी बेहतर आते हैं, कलर भी नेचुरल आते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। वैसे ही निकॉन और कैनन भी फोटोज में बहुत अच्छा आउटपुट देने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी नीड समझनी है कि आपको नीड और आपको कौन से कैमरे पे जाना, कौन से ब्रांड पे जाना आपके हिसाब से ज्यादा हैंडी और ज्यादा यूजफुल लग रहा है। जैसे कि अगर आप फोटो कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कैनन अच्छा लगे, कलर साइंस के हिसाब से हो सकता है आपको निकॉन अच्छा लगे। तो ये दोनों आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं। ये दोनों आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही अभी टाइम में और भी ब्रांड्स हैं, जैसे लुमिक्स या फ्यूजीफिल्म। बट आप ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना होके आप इन तीनों के बीच ही अपना डिसीजन लें। जैसे कि अभी टाइम में अगर मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे दूं, तो आपको जैसे कैनन का R6 Mark III है, वो आपको 7K तक रिकॉर्डिंग दे रहा है। वहीं आपका अभी टाइम में सोनी में FX3 वो आपको 4K तक रिकॉर्डिंग दे रहा है। बट वो भी टॉप नॉच है, और आपको आसानी से उससे अभी एक 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। बट हालांकि FX का थोड़ा बजट ज्यादा हो जाता है,
पर आप कम बजट में रह के भी और भी कैमरा ऑप्शन है सोनी में, उन पे जा सकते हैं। चलिए मैं जो लिस्ट बनाया हूँ उसके हिसाब से बता देता हूँ। मैं ये लिस्ट में 2 बजट रखा हूँ, एक है 1 लाख के आसपास और दूसरा है 2 लाख के आसपास। अगर आपका बजट 1 लाख से भी कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सेकेंड हैंड कैमरे पे जाएं, जो कि जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपका बजट अभी भी 1 लाख से कम है तो आप जाके वो वीडियो देखिए, उससे आपको अपना आउटकम मिल जाएगा कि आपको अभी टाइम में कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। सो चलिए इस वीडियो पे वापिस आते हैं। अगर आपका बजट 1 लाख से कम है तो मैं आपको पहले कैनन में कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले कैनन में आपको एक फुल फ्रेम जो कि आपको अच्छे प्राइस पॉइंट में मिलने वाला है, वो है R8, जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है। फिर भी उसके बाद भी आपको 1 लाख के आसपास मिल जाता है। हालांकि इसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, कलर साइंस थोड़ा सा पुराना है, प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, पर फिर भी 1 लाख के आसपास रेट में आपको एक फुल फ्रेम बॉडी मिल रहा है। ये कैनन की तारीफ वाली बात है और आप इस कैमरे के लिए बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। वहीं अगर आप कैनन में क्रॉप सेंसर पे जाएं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है R10, जो कि आपको 85,000 के आसपास मिलता है। फिर भी एक क्रॉप सेंसर में आपको बेहतर कलर के साथ ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कैनन पे जाना है तो। बाकी दूसरे ब्रांड्स का भी अभी ऑप्शन पे है, मैं उनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। पर पहले ये देख लेते हैं कि कैनन में अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको कौन से ब्रांड्स पे आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बजट अगर 2 लाख के आसपास है तो आप जा सकते हैं कैनन के R6 Mark II पे, जो कि अभी ज्यादा पुराना नहीं है, एक से 2 साल पुराना ही मॉडल है। पर इसके में आपको बहुत अच्छा कलर साइंस, फोटो, वीडियो दोनों में मिलने वाला है। ये एक हाइब्रिड कैमरा होने वाला है। बट आप कोशिश कीजिए कि एक बॉडी के साथ आप 2-3 लेंस परचेस कीजिए। आप कोई भी बॉडी लीजिए, आपको जब तक आप लेंस नहीं परचेस करते हैं आप एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। सो आप कोशिश कीजिए एक जूम लेंस और एक या एक से ज्यादा प्राइम लेंस आप लेने की कोशिश करें। साथ ही चलिए अब सोनी की बात करते हैं। अगर सोनी में हम बात करें तो सोनी के प्राइस थोड़े से ज्यादा हैं कैनन के कंपैरिजन। इसमें आपको ZV-E10 Mark II मिलता है वन ऑफ द बेस्ट प्राइस पे, जो कि है 90,000 के आसपास। ये आपको सोनी का ZV-E10 किट लेंस के साथ में आपको मिलता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर अपना डेली लाइफ के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा सोनी का ZV-E10। वहीं अगर आपको सोनी के ZV-E10 पे नहीं जाना है तो आप जा सकते हैं सोनी के 6600 पे। ये भी एक क्रॉप सेंसर कैमरा है जो कि आपको 55,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इसमें कोई किट लेंस साथ में नहीं है, बट 55,000 में अगर आप ये कैमरा लेते हैं और उसके बाद आप एक 30mm जो सिग्मा का 1.4 आता है, अगर आप ये दोनों ले लेते हैं तो आपका एक परफेक्ट कॉम्बो किट रेडी हो जाएगा। सो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, और ध्यान रखें लेंस के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, सो भी वीडियो को मिस आउट मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, आप मतलब आप 2 लाख के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोनी कैमरे में, तो आप जाइए सोनी के अल्फा 7 IV पे, जो कि आपको अभी 2 लाख के अंदर मिलने वाला है। 2 लाख के अंदर आपको किट लेंस के साथ में मिल जाएगा। सो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि कैमरा 4 से 5 साल पुराना होने को है, फिर भी अभी भी अच्छी क्वालिटी में आपको वन ऑफ द इंडस्ट्री ग्रेड आपको फोटो और वीडियो दोनों निकाल के दे रहा है। आप M3 पे नहीं जाइएगा क्योंकि उस कैमरे को 10 साल होने को है, टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है, कलर साइंस बहुत पुअर है। तो आप सोनी के M3 कैमरा पर तो बिल्कुल नहीं चाहिएगा। और अभी अगर आपका बजट थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं तो आप जा सकते हैं सोनी के अल्फा 7 M4 पे, सॉरी M5 पे, जो कि अभी लेटेस्ट कैमरा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसको आए। पर इसमें भी आपको सेम सेंसर 33 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, पर इसमें थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है और साथ ही इसमें प्रोसेसर नया है। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं तो M5 पे भी जा सकते हैं। या आपको 4K में 60 FPS बिना क्रॉप के भी देने वाला है। तो अगर आपको 4K 60 अगर आपको रिकॉर्ड करने का है माइंड में कहीं, तो आप इस कैमरे पे जाइए, वरना M4 आपके लिए काफी हो सकता है। और अगला हम ब्रांड की बात करते हैं जो कि है निकॉन, जो कि एक फोटो बेस्ड, ज्यादातर फोटो इसमें अच्छा आता है। इसमें फोटो के लिए क्लैरिटी और सैचुरेशन बढ़िया तरीके से इनबिल्ट किया गया है। इसलिए हम अगर कम बजट में अगर आपको एक कैमरा लेना है तो आप ले सकते हैं निकॉन की तरफ से आने वाला Z50 कैमरा। ये आपको 80,000 के आसपास आ जाएगा, वो भी किट लेंस के साथ में, जिससे आप आसानी से अभी बेसिक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आसानी से कर पाएंगे। और सीखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है अभी Z50।
और वही अगर आप निकॉन में अगर प्रोफेशनल कैमरा पे जाएं तो इसमें कई ऑप्शन हैं, जैसे कि निकॉन का Z5 Mark II, निकॉन का Z6 Mark II, निकॉन का Z7 Mark II। ये सारे कैमरास अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, तो उनके लिए बेस्ट होने वाला है। साथ ही मैं एक और ब्रांड जो मैं अभी यूज करता हूँ लुमिक्स का, उसका भी आपको इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे मैं ये कैमरा यूज करता हूँ, यह है लुमिक्स का S1, लुमिक्स S1। तो आप इस कैमरे को भी ले सकते हैं, ये आपको एक फुल फ्रेम कैमरा मिलेगा लगभग 1,20,000 के आसपास, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इसमें आपको किट लेंस भी मिल जाता है इतने कम प्राइस में, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट डील बन जाता है। साथ ही बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसके लेंसेज जो बाकी आप आगे चल के आपको खरीदने पड़ेंगे, वो काफी महंगे हैं, तो आपको ये चीज थोड़ा सोच के इन्वेस्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं लुमिक्स ब्रांड में, तो इसका आप Mark II वर्जन भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको 190 के आसपास मिलने वाला है, जो कि आपको नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा बेहतर फोकस टेक्नोलॉजी के कारण वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। बट कम बजट में अगर आपको फुल फ्रेम चाहिए तो आप इस पे जा सकते हैं, या फिर कैनन के R8 में जा सकते हैं। बस इसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन और कलर सेंस उससे बेहतर है। बाकी आपको कैनन में जाने का ये बेनिफिट्स है कि उसमें आपको मल्टीपल लेंस के ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होने वाला है। कैमरा और लेंस तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका अभी आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। अगर आप सोनी का कोई कैमरा लेते हैं क्रॉप सेंसर बॉडी, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सिग्मा की तरफ से आने वाला 30 mm, जो कि होता है 1.4 अपर्चर के साथ में। वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस भी कम है, लगभग 28 से 30,000 के बीच में आ जाती है लेंस, इसलिए, और 1.4 के साथ में, इसलिए उसमें बैकग्राउंड भी काफी अच्छा ब्लर होता है। अगर आपके पास कोई भी सोनी का क्रॉप सेंसर कैमरा है, उसको आप जरूर परचेस करें, पर ध्यान रखिए फुल फ्रेम में वो वर्क नहीं करेगा, वो आपके फुल फ्रेम कैमरा को भी एज अ क्रॉप सेंसर बिहेव कराएगा, इसलिए आप उस पर ना ले। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लाइट्स के बारे में। सबसे ज्यादा जरूरत होती है लाइट्स की। वहीं अगर आप फोटो करें तो आपको जैसे फ्लैश लाइट की नीड होगी, अगर आप वीडियो करें तो ऐसे एलईडी लाइट की नीड होगी। तो चलिए मैं आपको कम बजट में आपको लाइट के ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे कम बजट में अगर आप एक फ्लैश लाइट ढूंढे, तो आपके लिए होगा बेस्ट ऑप्शन होगा गोडोस का 520, जो कि आपको 2500 में आ जाएगा। वो आप आसानी से यूज कर पाएंगे, वो वन ऑफ द कन्वीनियंट फ्लैश है। आप उसके साथ ऐसा एक डिफ्यूजर का भी यूज जरूर करें, जिससे आपके सब्जेक्ट पर एक सॉफ्ट लाइट जाएगी। और ध्यान रखिएगा फ्लैश लाइट यूज करते टाइम आपको लाइट को डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरफ करके नहीं यूज करना होता। आप जब भी फ्लैश लाइट का यूज करें, अपने लाइट को बाउंस कराएं, या जिससे आपके सब्जेक्ट पर सॉफ्ट लाइट जाएगी और आपका सब्जेक्ट कहीं पर से बर्न आउट नहीं होगा, उसमें बराबर लाइट जाने वाली है। वहीं आपको वीडियो करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये एलईडी, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4,000 के बीच में मिल जाती है। इसके में बैटरी आप ऐसे अलग से लगाना होगा, जो कि आपको 1 से 1,500 के बीच में आसानी से कहीं आपको, पर वीडियो करने के लिए ये बेस्ट है। वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट फोटोग्राफी करते हैं, तो आपको ऐसा एक फ्लैश लेना चाहिए, और वहीं आपको अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो आपको एक ऐसा बेसिक एलईडी लाइट लेना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एक मिनट में आपके सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको उनके रिप्लाई भी देने वाला हूँ। भाई बताओ ना 50 mm लेंस अच्छा है कि नहीं। भाई अगर आपको फोटो वीडियो दोनों करना है तो 50 mm वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अगर आपको अभी तक फोटोग्राफी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाई आप सीख रहे हैं, तो आपको कम बजट में अगर आपको कोई लेंस पे अपग्रेड करना है तो 50 mm वन ऑफ द बेस्ट होगा। हाँ, पर आपको 50 mm में ये प्रॉब्लम आएगा कि उसमें स्टेबलाइजर नहीं है, तो जब भी आप वीडियो करें तो आपको कैमरा को सेक करने से थोड़ा बचना होगा, या फिर आपको इन बॉडी स्टेबलाइजर अगर आपके कैमरे में है तो वो आप ऑन करके चलें। साथ ही मुझे पहले से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनके भी रिप्लाई अभी यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि मैं कौन से कैमरे से अपना वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं अभी टाइम में सोनी का M4 यूज करता हूँ, जिसमें ज्यादातर या तो 35 mm या फिर 50 mm ये दोनों लेंस यूज करता हूँ। साथ ही गिम्बल भी रहता है, बट वो अलग चीज है। अभी आपको सिर्फ कैमरा और लेंस बताता हूँ। साथ ही मैं अपने फोटोग्राफी करने के लिए मैं यूज करता हूँ लुमिक्स का S5, जिसमें 20-60 लेंस मिल आता है। और साथ ही मैंने इसमें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने के लिए
85 mm 1.8 लेंस लेके रखा हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्राइम लेंस है, जिसके साथ मैं सारे अपने पोर्ट्रेट कैंडिड इसी से शूट करता हूँ। साथ ही मुझे लोगों ने पूछा है कि आप कौन सा कैमरा से स्टार्ट किए थे, तो मैंने स्टार्ट किया था ये कैमरा से, जो कि है कैनन का 200D, जो कि एक क्रॉस सेंसर कैमरा है, DSLR कैमरा है। पर जब मैं 5 साल पहले जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया था, ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस था। मेरा बजट काफी कम था, तो ये उस बजट में आने वाला बढ़िया चॉइस था। अभी भी ये कैमरा अच्छी क्वालिटी में फुल एचडी वीडियो कर सकता है और फोटोज भी ठीक ठाक दे ही सकता है। तो अभी भी ये कैमरा यूजफुल है, वर्थ इट है। और मेरे लास्ट क्वेश्चन था कि प्रीमियम कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं। तो मेरे जो सारे वीडियोस होते हैं वो प्रीमियर प्रो पे एडिट होते हैं, ये मैकबुक पे एडिट होते हैं, और जिसमें काफी आसानी से मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर अभी भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका अभी वीडियो के लास्ट में भी रिप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि हमारा सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को है, और अगर आपको कोई भी अभी डाउट है फोटोग्राफी रिलेटेड या फिर और भी किसी तरह कीजिए, मैं उनका आपको लाइफ टाइम में रिप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, एंड करो। ठीक है, अगर आपको भी कोई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इसको अभी एंड करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग को। मिलते हैं कल अगले शॉट के साथ में। बाय बाय।